हकीकत ये थी कि पुलवामा में एक वाक़या हुआ, और ये कोई पहला वाक़या नहीं था पुलवामा में। जो पुलिस के खिलाफ इस किस्म के अटैक हैं वो पिछले 3-4 साल से जारी हैं। इसी किस्म के वाक़यात इसी पुलिस के खिलाफ एक लोकल रिएक्शन के तौर पर पहले भी होते रहे, और हमने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें। हमने आपकी एयर स्ट्राइक नाकाम बनाई, ना हमारी तरफ कोई जानी नुकसान हुआ, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया, ना सिर्फ लोकल मीडिया ने जाकर देखा, जब फॉरेन मीडिया गया तो उनको भी हमने जाकर दिखाया। बल्कि मैंने फॉरेन मीडिया से कहा कि आप चूंकि इंडिया से आए हैं, आपने उधर जाना है, तो उनसे कहें कि एक दफ़ा वो जो कहते हैं ना जी, पहले उन्होंने कहा कि हमने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया, 300 जो है टेररिस्ट मार दिए। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कोई ऐसा मिसाइल मारा था जो छोटा सा सुराख करके छत से अंदर गया और फिर अंदर जाकर एक्सप्लोड हुआ। तो मैंने उस फॉरेन मीडिया से कहा कि आप प्लीज़ वापस जाएं, इंडिया से कहें कि एक दफ़ा इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, लाइव टेलीकास्ट कर दें, अगर वहाँ हो गया तो हम उसको मान लेंगे। तो इस किस्म के झूठ जो है वो बोलते रहे। और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं हुई तो आप अपना मीडिया पाकिस्तान भेज दें, मैं उनको भी फैसिलिटेट करूँगा कि जाएँ और जाकर देखें कि वहाँ पर कहाँ उन्होंने स्ट्राइक की और क्या उसका रिजल्ट हुआ। आपके 2 जहाज़ हमारी एयरफोर्स ने गिराए और दोनों का मलबा पूरी दुनिया ने ज़मीन पे देखा। आपकी एयरफोर्स ने अपना ही MI-17 हमारी एयरफोर्स के डर से गिरा दिया, उसका ब्लैक बॉक्स भी आपने गुम कर दिया, और उसकी इंक्वायरी बठिंडा के रूट से डाल दी कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो उसका नतीजा आ जाएगा। तो झूठ की कोई हद नहीं है। उसके जवाब में उन्होंने जो बाद में स्टोरी बनाई कि जी पायलट जो थे, पहले DGISPR ने 2 बताए थे, फिर 1 हो गया, तो वो जो एक पायलट था वो पाकिस्तान के F-16 का था। देखें, जब जंग हो रही होती है, इस किस्म की एयर बैटल हो रही है, तो ज़मीन से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। लेट्स से यहाँ पे हम खड़े हैं और आप देख रहे हैं ऊपर कि जी एयर बैटल चल रही है, 2 जहाज़ हिट हो गए हैं, तो आपको एक पायलट ने इजेक्ट किया, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे एक पायलट नज़र आ रहा है, आप वहाँ खड़े हैं, आपको एक पायलट नज़र आ रहा है। आप अपनी चेन में रिपोर्ट देते हैं कि सर हमारे इलाके में एक पायलट जो है वो जहाज़ से पैराशूट के ज़रिए एग्जिट किया और नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही होती। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना था तो ट्वीट में मैंने एक पायलट कहा था, और जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि सर हमने एक पायलट को देखा है, तो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मुझे ये था जी कि हो सकता है कि और भी पायलट, क्योंकि 2 जहाज़ गिरे। तो व्हेन आई केम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहाँ मैंने जिक्र किया कि 2 पायलट हैं। जब मैं वापस गया उस वक्त तक रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो चुकी थी, तो आई मेड आउट कि एक ही पायलट था। वो 2 मुख्तलिफ लोकेशन से रिपोर्ट हुआ कि सर पायलट गिरता हुआ देखा है, पायलट पकड़ लिया है। तो अगर हमने एक पायलट अनाउंस किया और बाद में उसकी मैंने करेक्शन भी की, खुद लिख के की, तो आप पहली बात को ही मानते हैं, दूसरी बात को आप लेके बैठे हुए अभी तक कि जी 2 पायलट बताए थे, तो एक पायलट भी तो मैंने बाद में तसही की। तो आप किसी भी सारे झूठ बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपका कोई झूठ साबित नहीं हुआ। फिर आपने कहा जी आपने हमारा F-16 बनाया। आज के दौर में कोई बात छुपती नहीं। F-16 तो बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल तो मोटरसाइकिल लग जाए तो उसकी खबर नहीं छुपती। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी आपने आर्टिकल में पढ़ा कि पाकिस्तान के F-16 की काउंटिंग की, हमारे ताल्लुकात अमेरिका से जैसे भी हैं, आपके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्लीज़ उनसे कहें कि 1-2 स्टेटमेंट दे दें कि हाँ जी एक F-16 कम है पाकिस्तान का। तो झूठ के कोई पाँव नहीं होते। हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। हमने सिर्फ इस वजह से अपनी खामोशी रखी, अभी हमने अपने पायलट्स को ऑनर करना है। एयरफोर्स के शाहीनों ने जो इतना अच्छा काम किया है उनको ऑनर करना है, लेकिन हम सिर्फ उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हालात मुनासिब हो जाएं। जो आपने बालाकोट की स्ट्राइक का टैबू बनाया कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो जो पाकिस्तान ने निशारा में काउंटर स्ट्राइक की, उसके नतीजे में क्या हुआ वो आपने किसी को नहीं बताया। आपने रात में की, हमने दिन में की। आपने एक टारगेट एंगेज करने के लिए 4 मिसाइल कराए, हमने 4 टारगेट करने के लिए 6 मिसाइल कराए। जिस एमुनेशन डिपो के पास गिरे, बताइए जरा कि उस एमुनेशन की क्या स्टेट है, वो इस्तेमाल करने के काबिल है कि नहीं है। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के नज़दीक हमारी स्ट्राइक गई और हमने जानबूझकर उसको सेफ्टी डिस्टेंस पे फायर किया, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में कौन मौजूद था ये भी बताइए। आप कह रहे हैं कि बिहेवियर चेंज करना है पाकिस्तान का, आप तो नहीं कर सके।
लेकिन हमारे अच्छे बिहेवियर को देखते हुए चलिए ये भी अच्छी बात है, कुछ कुछ चीजें आपने अच्छी करनी शुरू कर दी। मैं देख रहा था कि हमने बताया कि हमने बुजुर्ग टॉप खोल दिया है, तो आपने 2 दिन बाद जिला पास के ऊपर फोटोएं खुला के खड़े होकर खिंचवाई और वो भी लगा दी। हम शहीद ऑफ द डे देते हैं अपने मीडिया पे, आपने भी देना शुरू कर दिया। हम बहुत खुश हैं। वो मुझे गाना भी याद आ गया जो कि हमारा गाना था, वो आपने गाना बना के डाल दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी अच्छी बातें अपनाएं। आपके बिहेवियर में हमने चेंज डाल दी है। आप जो बिहेवियर चेंज हमारे में चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता। उसके अलावा जब 28 को आप मिल करने की तैयारी कर रहे थे तो आपने उसकी तैयारी भी देखी, जवाब में हमने क्या किया वो भी अपनी मीडिया को बताइए। और उस रात लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ क्या हुआ, हमारी जो फायर मैनूवर थी 2 किस्म की, डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसने किस तरीके से आपकी उन गन पोजीशंस को जो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर रोजाना फायर करते थे, हमारी आर्टिलरी ने उनको कैसे निशाना बनाया, कितनी गन पोजीशंस आपको शिफ्ट करनी पड़ी, कितने जवान आपके उस रात मारे गए, ये बातें भी मीडिया के सामने लेके आए। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी, इवन न्यूक्लियर की भी सुनी। अब मैं पहले भी इस पे, जब इनके आर्मी चीफ ने न्यूक्लियर की बात की थी तो हमने कहा था कि जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है वो समझदारी की बात ही होती है कि उस कैपेबिलिटी हल करने की बात नहीं की जाती। दिस इज अ वेपन ऑफ डिटरेंस और मैटर करती है कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट विच हैज दैट वेपन। आप बात करते हैं दिवालियों पे चलाने के लिए नहीं रखा, तो जब बात मुल्क की दिफा और सलामती की आती है तो हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान भी हक रखता है कि हर किस्म की कैपेबिलिटी इस्तेमाल करेगा। इसमें आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। अगर आपका दिल है तो आजमा लें, लेकिन फिर 27 फरवरी की हमारी नौशहरा स्ट्राइक और फिर उसके बाद अपने गिरने वाले जहाज़ों का हिसाब भी ज़हन में रखें और नताइज भी ज़हन में रखें। इंडिया से मुताल्लिक फिलहाल इतनी बातचीत करना चाहता हूँ। आप हमारा रिजॉल्व टेस्ट नहीं कीजिए। अगर कोई ऐसा वक्त आया तो अफवाज पाकिस्तान 207 मिलियन पाकिस्तानियों की सपोर्ट से अल्लाह के फजल करम से भरपूर दफा करेगी और इंशाअल्लाह 27 फरवरी को रिपीट करेगी। और ये भी याद रखें कि ये 1971 नहीं है, ना वो फौज है ना वो हालात हैं। और सबसे लेट मी कॉम्प्लीमेंट मीडिया, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट दैट आई वांट टू गिव। अगर 1971 में हमारा आज का मीडिया उस वक्त होता, आपकी साजिशों को बेनकाब कर सकता, वहाँ पे होने वाले हालात की रिपोर्टिंग कर सकता, वहाँ पे होने वाली जो ज़्यादतियाँ हैं जो डोमेस्टिकली उनकी रिपोर्टिंग करता, तो आज मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा ना हुआ होता। तो मीडिया ने जो किरदार पिछले 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और फिर ख़ास तौर पर ये जो 3 दिन की जंग थी, इसके अंदर जो किरदार अदा किया है, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर मीडिया का रोल नहीं हो सकता। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा मीडिया ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा और आपके मीडिया में बिहेवियर चेंज की ज़रूरत है। अंग्रेजी में नहीं कहना चाहता क्योंकि वो गलत हो जाएगा, लेकिन हमारी उर्दू में एक मुहावरा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हालिया हालात में कामयाबी पर सबसे पहले अल्लाह का शुक्र, कौम का शुक्रिया, सियासी शुक्रिया, जैसे मैंने कहा मीडिया का शुक्रिया, और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर मौजूद पाकिस्तानी नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर पाकिस्तान का इंडियन प्रोपेगेंडा के खिलाफ दिफा किया। अब बात करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल की। जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो मेरा जो बुनियादी ऑडियंस होता है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है। आपको पता है कि 60% से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है वो 25 से 30 साल के नौजवानों पे। अगर उनकी 25 से 30 साल उम्र है तो 9/11 के ऊपर लेट से वो उनकी उम्र 5 से 10 साल थी। इन बच्चों ने अपने होश संभालने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखी, ऑपरेशंस देखे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी, तो इनके ख्याल में यही पाकिस्तान है। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान देखा नहीं। आल्दो कि हम इस जंग में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सा काम
जो है वो करना बाकी है। तो ये नौजवान सोचते होंगे कि ये पाकिस्तान आज का ऐसा पाकिस्तान क्यों है, क्यों पाकिस्तान में ये हालात हुए और क्यों ये जंग जो दहशतगर्दी के खिलाफ है। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इस पर बात की थी कि 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क था, हमारी तमाम चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। हमारी जो GDP ग्रोथ थी वो तकरीबन 11% से ऊपर थी। हमारे रुपए की वैल्यू तकरीबन 4.5-5 रुपए के अगेंस्ट $1 था। जो एग्रीकल्चर का शेयर था हमारे GDP में वो 46.22% था। बड़े अच्छे हमारे जो हैं वो सोशल इंडिकेटर्स थे, पुलिस बड़ी इफेक्टिव थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर थी, रिलीजियस और सेक्टेरियन हार्मनी थी हमारे ऊपर, एक मॉडरेशन का दौर था। लेकिन उसके बाद कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि पाकिस्तान उन हालात की तरफ चलना शुरू हो गया जिसमें आप आज फील करते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से हमारे ख्याल में 4 ऐसे बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से आज का पाकिस्तान है। सबसे पहले जब हमें आज़ादी मिली तो कश्मीर का मसला हमारे साथ आया। अब हमारा इसका लिंक आइडियोलॉजी के साथ है, इस्लाम के साथ है, कश्मीर में होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ है। हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है या अपने वालिदैन से बात करता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करता है, तो वो बताते हैं कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान बना और किस तरीके से कश्मीर मुतनाज़ बन गया। तो कश्मीर के लिए, कश्मीर हमारी रगों में दौड़ता है। कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनकी आसानियों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए हमारी रगों में जो है वो उनके साथ सपोर्ट शामिल है। तो एक आपकी आइडियोलॉजी के साथ लिंक करते हुए हर वक्त पाकिस्तानी जो है कश्मीर के लिए जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके जहन में है कि इस कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ा हम करेंगे। आपने देखा होगा कि इसमें 48 की वार हुई, 65 की हुई, फिर 71 की हुई, 99 की भी हुई। तो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है फॉर टू कश्मीरीज ताकि उनको अपना हक मिल जाए। दूसरा फिर पाकिस्तान की एक ज्योग्राफी है, हम रेलेवेंट हैं खित्ते में। अफगानिस्तान में 40 साल से पहले सोवियत यूनियन आए, फिर 9/11 US लेड फोर्सेस आई, तो खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज जो हैं वो इंटरनेशनल चल रही हैं। उसके नतीजे में एक जहाद की तरवीज शुरू हुई 1979 के बाद अफगान वार के साथ। साथ ही आप देखें ईरान में जो है वो रेवोल्यूशन भी आई। उसका इम्पैक्ट हमारे माशरे पे ये हुआ कि हमारे माशरे में मदरसे बढ़ने शुरू हो गए, उनमें जहाद की तरवीज ज़्यादा हो गई। अफगानिस्तान के अंदर जो जंग थी उसको जायज़ करार दे के उस वक़्त के हिसाब से डिसीजन लिए गए और इस तरीके से एक जहाद की फ़िज़ा पाकिस्तान में कायम हो गई। उसके अंदर जो दूसरी प्रॉक्सीज थी, खित्ते के अंदर सऊदी अरब भी है, ईरान भी है, तो एक सेक्टेरियन क्लैश भी शुरू हो गया। अस्करियत पसंदी और इंतहा पसंदी हमारे माशरे के अंदर सिंक करना शुरू हो गई। तीसरी वजह, और इस पर हमने 9/11 के बाद कुछ काम भी किया, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। 9/11 के बाद जब लैंडस्केप चेंज हुआ तो हमारे रीजन में जो पावर कंटेस्टेशन है वो जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ जियो इकोनॉमी पे भी शुरू हो गई। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, इंडिया का अपना इंटरेस्ट है, हमारे एक अपने इंटरेस्ट है। तो बैनुल अक़वामी कुव्वतों ने चाहा कि उनकी सोच और उनके फ़ायदे के मुताबिक पॉलिसी बनाने पे पाकिस्तान को मजबूर किया जाए। तो उस हिसाब से एक इन्वायरमेंट बनती है कि किस तरीके से आपको बैनुल अक़वामी कुव्वतें उस फ्रेमवर्क में लाने के लिए कोशिश करती हैं, क्या कोर्सिव टूल इस्तेमाल करते हैं, किस किस किस्म के आपके ऊपर हमले होते हैं, और जिसको भी हम 5th जनरेशन और हाइब्रिड वार कहते हैं वो चल रही है। तो एक वजह ये भी है। और आखिरी और चौथी वजह यह कि भारत में बिलखुसूस जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट चलना शुरू हुआ है, वहाँ के 200 मिलियन मुसलमानों की ज़िंदगी ख़राब हुई है और इस्लाम के ख़िलाफ़ इंटरनेशनली जो एक इस्लामोफोबिया की बातचीत शुरू हुई है। पूरी मुसलमान बेल्ट जो उसमें आप देखें कि उसमें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर मुल्क बना हुआ है। यहाँ की जो अवाम है उसके दिल में दर्द जनरली होता है कि मुसलमानों की क्या हालत है। तो इन 4 चीज़ों के साथ जब आपने देखा तो पिछले जो 4 दहाइयाँ हैं वो पाकिस्तान को इन हालात की तरफ लेकर आई।
अब इन चारों पे क्या क्या काम किया और आगे कैसे बढ़ना है, इस पे थोड़ी सी मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो पहला इम्पैक्ट था, जो मैंने कहा कि टेररिज्म आ गया पाकिस्तान में, जब अफगानिस्तान में इंटरनेशनल फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया तो वहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर जो पोरस था और उधर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। तो 9/11 से लेके आज तक पाकिस्तान ने सबसे पहले काइनेटिक ऑपरेशंस किए और दहशतगर्दों के खिलाफ करवाए हैं। इसमें आप नाम लें किसी भी तंजीम का, ख्वाह वो अलकायदा थी, AQIS थी, दाइश थी, TTP थी, उज़्बेक्स थी, जो कि पाक अफगान बॉर्डर रीजन से ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान में भी उनकी सेंचुरीज थी, चूंकि बॉर्डर खुला था, यहाँ पे मुजाहिदीन की ट्रेनिंग होती रही। तो हमने काइनेटिक ऑपरेशंस किए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। डाटा है, मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। देयर बीन 1237 ऑपरेशंस काइनेटिक इन पिछले 9/11 से लेके आज तक। नियर 100,000 IBOs पाकिस्तान ने किए हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। 17,531 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। ये जो हमने 9/11 के बाद से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए तो इतने टेररिस्ट को मारा भी गया है। नियर 450 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव हमने रिकवर किया थ्रू ऑपरेशन एंड IBOs। वेपन्स किए, ट्रेनिंग जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कहते हैं कन्विक्शन के साथ, एविडेंस के साथ, लॉजिक के साथ कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने पॉलिसी के डोमेन में भी बहुत सारे काम किए। रफ्तार कम हो सकती है, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है। हमने काउंटर इंसर्जेंसी रेगुलेशन किया, एंटी टेररिस्ट एक्ट किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बने, और लेटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर जो है 2019 और उससे पहले भी जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको प्रोस्क्राइब भी किया। तो इस पे भी काम हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत कोऑपरेशन भी किया, उनके साथ इंटेलिजेंस, 70 मुल्कों के साथ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की शेयरिंग होती है एक दूसरे के साथ। अलकायदा के जो टेररिस्ट थे, एफिलिएट्स थे, जो पाकिस्तान की पाक अफगान इलाके में मौजूद थे, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ को रिपेट्रिएट किया गया। तो इस किस्म का कोऑपरेशन जो है वो उनके साथ शामिल रहा। इसकी हमने कीमत भी अदा की। आपने देखा है कि ओवर 81,000 पाकिस्तानीज आर्म फोर्सेस शामिल या शहीद हुए या उन्होंने अपने गाजी हुए और ज़ख्मी हुए। ये हमने कीमत अदा की है ब्लड में। इसके अलावा ओवरऑल इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकॉनमी पे रहा है, पुट ऑल टुगेदर ओवर 300 बिलियन US$ का हमने इस दौरान हमें इकोनॉमिक नुकसान भी हुआ है। ये तो बात थी काइनेटिक ऑपरेशंस की टेररिस्ट के खिलाफ। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर था एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी, जो कि माशरे में आ गई। अब आप देखें कि जब आप की पूरी फौज काइनेटिक ऑपरेशंस कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, और मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें किया है, और इस दौरान 9/11 के ऊपर भी, उसके बाद 2008 में और फिर 2019 में 3 दफ़ा while we were busy in the kinetic operations against terrorists, 3 दफ़ा हमें मशरकी सरहद पे एस्केलेशन की वजह से जाना पड़ा। तो जो आपका काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म डोमेस्टिकली उसके खिलाफ एक्शंस थे, जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के भी खिलाफ थे, उनके खिलाफ उस स्पीड से एक्शन नहीं हो सका। लोग पूछते हैं जी कि क्यों नहीं किया, कैपेसिटी का इशू था या विल का इशू था, स्टेट कॉम्प्लिसेंट थी या कोई और रीज़न था। तो मैं ही आपको ये जो बताया है कि अगर स्टेट उस वक्त बिजी थी काइनेटिक ऑपरेशंस में टेररिस्ट के खिलाफ, पुलिस भी उसमें शामिल थी, सेकेंड लाइन फोर्सेस भी शामिल थी, तो उस तरीके से आप इस पहलू पे काम नहीं कर सकते थे जिस पहलू से अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट की विल और कैपेसिटी में फाइनेंसेस का भी चक्कर होता है। मैं आगे उस पर बात करूंगा कि जब आप प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ उनको मेन स्ट्रीम करने के एक्शन लेते हैं तो कितने फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं। इस पर मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूं।
दो हैं, एक है कि जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी। अगर मैं आपको 2016 में बताऊं, चूंकि जब हमने इस पे एक्शन शुरू किया तो भारत हमेशा एक्सप्लॉइट करता है। अगले दिन उनके प्राइम मिनिस्टर फिर कह रहे थे कि देखें हमने पाकिस्तान को ये करा दिया। ऐसा नहीं होता। 2014 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडोर्स किया था, तो उसका पॉइंट नंबर 3 इन एक्शन को तब लिस्ट करता है। उस वक्त तो पुलवामा नहीं हुआ था, उस वक्त FATF भी नहीं आया था, उस वक्त कोई IMF का हमारे पे प्रेशर नहीं था। तो रियासत पाकिस्तान ने, तमाम सियासी क़यादत ने मिल के बैठ के ये फैसला किया था कि अब चूंकि काइनेटिक ऑपरेशंस हमारे कामयाब हो रहे हैं, हम कैपेसिटी में बेहतर हो रहे हैं, तो नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट आल्सो। 2016 में आर्मी चीफ जब म्यूनिख जर्मनी गए तो वहाँ उन्होंने बात की कि हमने जो काटा है वो आज से 40 साल पहले बोया था। उस पर बड़ी डिबेट हुई कि जी फौज ने अपनी गलती मान ली, ये तो काम ही गलत हुआ था। हाइंडसाइट विजडम में चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। आर्मी चीफ ने कहा यह था कि हमने जो 40 साल पहले डिसीजन लिया वो उस वक्त कोई भी होता, उस वक्त की जजमेंट कॉल थी कि वो क्या डिसीजन होता, लेकिन उसके बाद जो मेथोडोलॉजी रही है, किस तरीके से काम हुआ है। 1989 में सोवियत फोर्सेस का अफगानिस्तान से एग्जिट हो गया था। उसके बाद 40 साल हो गए हैं, डिक्टेटर्स की भी हुकूमतें आई, जमहूरी हुकूमतें भी आई, तो हु स्टॉप टू रिव्यू द पॉलिसी? किसने मना किया था कि इन लोगों को दोबारा मेन स्ट्रीम में ना लाया जाए, रियासत की अमलदारी में ना लाया जाए? और अगर आज ये फैसला हुआ है या आज से 5 साल पहले फैसला हुआ है, तो क्या पुराने फैसलों को, जिनके रिजल्ट्स में प्लस माइनस हो सकती है, उसको फॉलो करते रहें या करेक्शन कर लें? फिर 6 सितंबर 17 को आर्मी चीफ ने जब यौम दफा शहदा पे तकरीर की थी तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहा था कि मोनोपोली ऑफ वायलेंस शुड रेस्ट विद स्टेट अलोन। ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आज ये बात हुई तो लोगों ने कहा जी कि ये तो देखें ये आज प्रेशर में हो रहा है, तो आज इस चक्कर में हो रहा है। तो रियासत पाकिस्तान बहुत अरसा पहले ये फैसला कर चुकी थी कि हमने अपने माशरे को एक्सट्रीमिज़म और मिलिटेंसी से पाक करना है, और उस सिलसिले में बहुत सारे काम किए जा रहे थे। अब मैं थोड़ा सा, चूंकि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अमल दखल है, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 1 जनवरी 2019 को इस पे फैसला हो गया था कि इनके साथ कैसे करना है, इनको कैसे अमलदारी में लेके आना है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 1 जनवरी को ये फैसला हो गया, लेकिन फाइनेंसिस का इशू था। तो उस वक्त जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी, उन्होंने कहा जी कि ये फैसला हो गया, लेकिन जब तक फाइनेंसिस भी साथ शामिल नहीं हो जाते तो इस पर एग्जीक्यूशन मुश्किल होगी। इसीलिए जब दोबारा फरवरी में इसको अनाउंस किया गया तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने इस काम के लिए पैसा भी अलॉट किया। तो जब आपको पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटल्स हैं, इन ऑर्गेनाइजेशंस के तालीम देने वाले मदरसे हैं, अगर जो मिलिटेंसी की तरफ रागिब जो लोग हैं उनकी तादाद 10% है इसमें से, तो बाकी 90% जो हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर लोकल डोमेस्टिकली वेलफेयर के काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हुकूमत की और इदारों की नज़र है, लेकिन कर वो रहे हैं। उनको पैसा कहाँ से आता है, कौन कौन फाइनेंस करता है, कौन कौन चंदा करता है, ये चंदा इकट्ठा करते हैं, कहाँ जाता है? आप ये भी देखें कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, यहाँ पे चंदा, खैरात, ज़कात देना, और फिर अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में ये कहा कि आप जब किसी को सदका खैरात देते हैं तो आपका दायां हाथ दे तो बायां हाथ को पता ना लगे। अब टेररिस्ट फिनांसिंग के तो ये अगेंस्ट है। टेररिस्ट फिनांसिंग का अगर आपने चेक करना है तो दायां हाथ क्या कर रहा है उसका बायां हाथ को पता होना चाहिए। तो इनके जो वेलफेयर सेटअप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने वो मैकेनिज़्म बनाया है कि इनके तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम मदरसे जो कि वायलेंट नहीं हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, उनको हुकूमत की अमलदारी में लाया जाए। उनके अंदर जो ऑर्गेनाइज़र है या उसके ऊपर जो नज़र रखने वाला है वो हुकूमत का बंदा होगा और उसको किया जाएगा। उसके अलावा जो इनके अब चूंकि इनके मदरसों की बात हो रही है तो इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में मौजूद मदरसों का है।
अब पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम क्या है? दुनिया में अगर 129 कंट्रीज हैं तो उसके एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा नंबर 113 है। शेमफुल कि हमारा जो तालीम का लिस्ट में नंबर है वो 129 है। 25 मिलियन जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये दुनिया का फिर दूसरा बड़ा फिगर है। और जो हमारा तालीम का निज़ाम है जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं और उसी में मदरसे शामिल हैं। ओवर 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान में, हर किस्म तमाम मदरसे आप काउंट कर लें 30,000 मदरसे हैं। 2.5 मिलियन इसमें बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं और ये मदरसे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। लेकिन यहाँ एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1947 में पाकिस्तान में मदरसों की तादाद 247 थी। 1979 में 80 में ये 247 से 2861 हो गए। 47 से लेकर 1980 तक इनकी तादाद 247 से 2861 हो गई। 1980 से आज तक अब आप देखें कि ये ओवर 30,000 हो गए। ये जो मैंने आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दिया कि जब 1979 की अफगानिस्तान की जंग शुरू हुई, ईरान में रेवोल्यूशन आई, प्रॉक्सीज चलनी शुरू हुई, तो पाकिस्तान में मदरसे खोले गए, जहाद की तरवीज की गई, उस वक्त सारे साथ थे। तो अब इन 30,000 प्लस मदरसों का एक सिस्टम चल रहा है। इसमें भी 3 किस्म के मदरसे हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 30,000 प्लस मदरसों में से वो मदरसे जो हमने स्कैनिंग की, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते थे, वो 100 से भी कम है। अब आप 30,000 में से इनकी तादाद देखें तो वो 0.05% भी नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो 30,000 मदरसे हैं वो 30,000 के 30,000 कोई दहशतगर्द या अस्करियत पसंद नहीं कर रहे। 70% ऐसे मदरसे हैं जिस पे पर स्टूडेंट 1,000 रुपया माहाना खर्च होता है। 70%। 25% ऐसे हैं जिस पे 3 से 5,000 पर मंथ पर स्टूडेंट खर्चा होता है। और तकरीबन 5% ऐसे हैं जो कि बेहतर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो 15 से 20,000 पर मंथ पर स्टूडेंट खर्चा करते हैं। और इसमें फॉरेन स्टूडेंट्स में एज सो मच सो यूएस से भी जो स्टूडेंट्स हैं इन मदरसों में पढ़ने के लिए आते हैं वीज़ा लेके प्रॉपर तरीके से। 8 साल की तालीम देते हैं ये दरसे निज़ामी पढ़ाते हैं, 8 साल की तालीम देते हैं। अब इसमें से कुछ मदरसे हैं जो बेसिक एजुकेशन तो साथ दे देते हैं, प्राइमरी पढ़ा दिया, मिडिल पढ़ा दिया, मैट्रिक तक पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ दरसे निज़ामी पढ़ाते हैं। कुछ मदरसे हैं जिन्होंने अभी लेटली शुरू किया है जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तालीम देना भी। और जामिया रशीदिया का एक स्टूडेंट है, उसने आर्मी में कमीशन हासिल कर लिया चूंकि वो मेरिट पे पूरा उतरता था, लेकिन ये बहुत कम है। 8 साल के बाद अगर ये 2 साल और लगाएं तो तखस्सुस का 2 साल की ये तालीम लेके तो ये मुफ्ती का टाइटल भी इनको मिल जाता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि इन 30,000 मदरसों से जब ये 2.5 मिलियन बच्चे बाहर निकलते हैं तो इनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं तो एट बेस्ट दीन को ही पढ़ाने के लिए ये कहीं एम्प्लॉय हो सकते हैं। लेकिन क्या उन बच्चों का हक नहीं है कि उनमें से कल कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई जज बने, कोई एंकर बने, कोई रिपोर्टर बने, कोई फौज में आए? ऐसा उस वक्त मुमकिन है जब उनके सिलेबस में दरस निज़ामी के साथ साथ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स भी हों। अब हुकूमत पाकिस्तान ने और हम सब ने मिलके जो के साथ सपोर्ट अदारे हैं, ये फैसला किया है कि इन मदरसों को मेन स्ट्रीम किया जाएगा। ये विल शायद पहले भी थी, पहले भी इस पर काम होता था, लेकिन कैपेसिटी का इशू था, पैसा चाहिए इसके ऊपर। वन टाइम इसको मेन स्ट्रीम करने के लिए जिसमें इन सब का जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए टीचर पोस्ट करने का फैसला हुआ है। हर मदरसे में तकरीबन 4 से 6 आपको सब्जेक्ट के टीचर चाहिए होंगे। तो अभी एक और आपको मजे की बात बताऊं कि जो मदरसे हैं ओवर 30,000,
किस मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे थे फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स? दे वर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हुकूमत ने फैसला किया है और इन तमाम मदरसों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कर दिया। आर्मी चीफ की भी, चूंकि सिक्योरिटी का मसला है, पिछले चंद सालों से आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट हुई मुल्क भर के हर फिक्का के उलमाए कराम के साथ। बहुत सारे सेशन हुए, फिर उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई। तो तमाम उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, जिसमें कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, वो ज़रूरी है। कोई उनकी दो राय नहीं है। जहाँ तक उनके अपने सिलेबस की बात है, एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एजुकेशन के साथ मिलकर उस पर काम हो रहा है कि हम एक ऐसा सिलेबस बनाएं, सिर्फ एक चीज़ उसमें नहीं होगी, इस्लाम की और दीन की तालीम जैसे है वैसे चलती रहेगी, लेकिन हेट स्पीच नहीं होगी। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फिक्का छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। इसी मोटो के तहत उनके सिलेबस में दूसरे फिक्के की रिस्पेक्ट देने को इंश्योर किया जाएगा। इतनी उसमें तब्दीली ज़रूर होगी जहां भी ज़रूरत है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो उस कमेटी के साथ मिलके उसके सिलेबस में कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स डालेगी, उनको डिग्री मिलेगी, बोर्ड्स के साथ, हायर एजुकेशन कमीशन के साथ उनको मुंसलिक किया जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि कल को ये बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे तो इनके पास भी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ उतनी हों जितनी किसी भी प्राइवेट स्कूल में या किसी और में हो। इसमें 3 फेजेस में काम हो रहा है। पहले फेज में जो कि भी जारी है, क्योंकि इस पर लेजिस्लेशन चाहिए, इसके ऊपर बिल तैयार हो रहा है, इस पर तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर वो बिल तैयार होगा। फेज 2 में इसका सिलेबस रिव्यू होगा और इनकी जो टीचर्स हैं उनकी पोस्टिंग होगी, इनके फाइनेंसेस की बातचीत होगी, और फेज 3 में फिर इनको ओवरऑल मेन स्ट्रीमिंग में किया जाएगा। इस तमाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। टू स्टार्ट विद आपको 2 बिलियन रुपीज़ चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को ठीक कर सकें, और उसके बाद हर साल आपको 1 बिलियन रुपीज़ चाहिए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान विल डू इट, क्योंकि हम दहशतगर्दी के मुकाबले से रिलेटिवली फारग हो रहे हैं। अब हमने इस वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का पाकिस्तान से ख़ात्मा करना है, और वो उस वक़्त होगा जब हमारे बच्चों को एक जैसी तालीम मिले और उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तीसरी बात हमने की थी खिते में प्रॉक्सीज़ की, तो उसमें भी पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ख्वाह वो अफ़गान पीस रिकन्सिलेशन प्रोसेस हो, जिसमें जो भी असिस्टेंस है वो की जा रही है। आपने देखा कि आर्मी चीफ भी ईरान भी गए, सऊदी अरब भी गए, प्राइम मिनिस्टर भी गए, चाइना के साथ एंगेजमेंट है। हमारा फॉरेन ऑफिस माशाल्लाह बहुत एक्टिव रोल और बेहतर रोल अदा कर रहा है। आप दूसरे मुल्कों के साथ एंगेज रहेंगे तो उनको आपकी बातचीत समझ आएगी, आप उनसे बातचीत करेंगे। और इसके लिए जो पाकिस्तान की सोच है, सबसे पहले हमने आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी हुकूमत ने दी है, हमने पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट देनी है जो कि पाकिस्तान में बिजनेस एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज़ कर सके। अल्लाह का शुक्र है हमने इस पर बहुत काम किया है, आइंदा भी काम होगा। और जब ये इन्वायरमेंट अच्छी होंगी, आपके बाकी मुल्कों के इकोनॉमिक स्टेक पाकिस्तान में होंगे तो अमन खुद ब खुद इंड्योरिंग होगा। सीपैक पे काम हो रहा है। सीपैक सिर्फ नॉर्थ साउथ लिंक नहीं है, सिर्फ नॉर्थ साउथ लिंक से सबके स्टेक्स भी नहीं आते और इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी होती भी नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें ईस्ट वेस्ट लिंक भी हो, ताकि पाकिस्तान की जो रसाई है वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाए। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान को ये बात समझ आएगी। ईस्ट वेस्ट लिंक के लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे आपस के तनाज़ात हल होना चाहिए, और उसमें सबसे ऊपर कश्मीर है। तो हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर वो वाकई अमन के लिए सिंसियर है, खित्ते में अमन के लिए सिंसियर है, तो आएँ, टेबल पे बैठें, हमारी गवर्नमेंट से बात करें, डिस्कस करें, कश्मीर के मसले को हल करें, अमन लेके आएँ, अफ़गानिस्तान में अमन हो। जब अमन होगा तो फिर तरक्की भी होगी। अब भारत को ये फैसला करना है कि वो 27 फरवरी को हमारे साथ रिपीट करना चाहता है
या कि वो गुर्बत और अफलास के ख़िलाफ़ जंग करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले बहुत सारे सालों से कोशिश कर रहा है। सो मच सो फॉर द नेशनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। रद्दुल थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रद्दुल फसाद की प्रोग्रेस बहुत बेहतर चल रही है। 22 फरवरी 16 को ये शुरू हुआ था। टू डेट हमने 87 मेजर ऑपरेशंस किए हैं, नियर 100,000 IBOs किए हैं जैसे मैंने आपको बताया, और 64,225 वेपन्स रिकवर किए हैं। जो हमने कहा था कि इलीगल वेपन जो उसको रिकवर करेंगे, इस एस्पेक्ट पे बहुत काम होने की ज़रूरत है। और ओवर 5.1 मिलियन हर किस्म का हमने एमुनेशन कलेक्ट किया है। बॉर्डर फेंसिंग आप देख रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे KP के साथ भी और बलूचिस्तान के साथ भी इस पे फेंसिंग हो रही है। आप गए थे, आपने उसको देखा भी। नियर 1000 किलोमीटर फेंसिंग हमारी दोनों सूबों के बॉर्डर पे मुकम्मल हो चुकी है, काम की है, और इंशाल्लाह इसी स्पीड से रहा तो जल्दी इसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। 843 बॉर्डर फोर्ट्स हमने प्लान किए थे, उसमें से भी तकरीबन 300 फोर्ट्स जो हैं वो बन गए हैं और बाकी जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फेंसिंग का हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स थे, क्रॉस बॉर्डर फायर थे, IDs इंसिडेंट से बहुत बॉर्डर रीजन में और इनलैंड भी, उसमें नुमाया कमी हुई है। जब मैं नुमाया कमी कहता हूँ तो यह है कि उनका लिबर्टी ऑफ एक्शन उतना नहीं रहेगा जितना है, अभी भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा बॉर्डर सील होता रहेगा, हमारी FC के नए विंग्स वहाँ पे लग जाएंगे तो वो उसमें और बेहतरी होगी। आखिर पे मैं आपसे PTM के मौजू पे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। PTM पिछली 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी मैंने आपसे बात की तो और फिर जब तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन हुआ तो लोगों ने कहा जी PTM बहुत बोलती है, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं करते, इनके खिलाफ एक्शन करते हैं। PTM जब शुरू हुई सबसे पहले उनके साथ एंगेजमेंट मेरी हुई। सबसे पहले जब ये इस्लामाबाद धरने के लिए आए थे तो सबसे पहले मुझे आर्मी चीफ ने कहा कि आप इनसे इंटरेक्ट करें, इनसे बातचीत करें, और एक डायरेक्शन दी थी कि ये जो यूथ है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 9/11 के बाद जो हमारी यूथ है उन्होंने देखी जंग है, और मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी कहा कि जो अर्स्टवाइल फाटा के और KP के लोग हैं उनसे बहादुर लोग ही कोई नहीं है। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पे कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई शहीद ना हो, कोई जख्मी ना हो। इतने बम धमाके हुए। पहले उन्होंने दहशतगर्दों से नुकसान उठाया, उन्होंने उनके गले काटे, उनको तंग किया। फिर जब हमने सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किए तो हमने उनका ख्याल करते हुए उनको पहले वहाँ से इलाके से बाहर निकाला, कैंपों में लेके गए, फिर उनको वापस लेके आए। वापस आए तो वापस आने के बाद जंग हुई है उस इलाके में, हर्ट हैं, और रियासत की जिम्मेदारी है कि हमने उनका ख्याल करना है। तो आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि ये गलत बात भी कहें तो इनके साथ सख्त हाथ नहीं रखना। इनसे मुलाकात हुई, बल्कि मोहसिन दावड़ अगले दिन कह रहा था आपने अनाउंस कर दिया। मेरी अपनी मुलाकात हुई मोहसिन दावड़ से भी, बाकी जो इनके सो कॉल्ड लीडर हैं, अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद ये वापस गए, वहाँ लोकल कमांडर से बातचीत हुई। 3 डिमांड्स थी इनकी जब ये इनिशियली आए। पहली डिमांड थी कि माइंस हैं, तो जंग हुई है वहाँ पे, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स पड़े हैं। जब आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारा साथी शहीद होता है उसकी बॉडी को भी हम छोड़ जाते हैं निशान लगा के कि पहले ऑपरेशन कर लें, फिर बाद में इसको हम देखेंगे। अपने साथी से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती होती है? जो आपके साथ लड़ रहा है जंग में, ऑपरेशन में, अगर वो शहीद हो जाए तो हमारी प्रायोरिटी उसको उठाना नहीं होती, हमारी प्रायोरिटी ऑपरेशन कामयाब करना होती। तो जब अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब वहाँ इतनी जंग हुई है, 20 साल की ये और 20 साल उससे पहले भी, अब हमें वहाँ पे लिबर्टी ऑफ एक्शन मिला कि हम उस अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को क्लियर कर सकें। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं था, जेन्युइन डिमांड थी, उस पर हमने काम भी किया। 48 टीम्स लगाई, उस 48 इंजीनियर्स की टीम ने तकरीबन 45% जो एरिया है उसको माइन से क्लियर कर दिया। जो फौज है वो उस एरिया को क्लियर करने जाती है, वो एरियाज मार्क्ड हैं।
और उसको लोकल बताया भी गया है कि जी इस इलाके में आप खुले ना फिरें, इधर अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब हो सकता है। अवेयरनेस कैंपेन भी चली, बच्चों को भी जवानों को बताया भी गया कि जी इस तरीके से होता है, आप उसको टच ना करें, नज़र आए तो हमें रिपोर्ट करें। कैजुअल्टीज़ बिल्कुल हुई उनकी, लेकिन इन 48 टीम्स ने जब से ये क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है, 101 कैजुअल्टीज़ पाक फौज की इस टीम की हुई हैं। वो कैजुअल्टीज़ किस लिए हुई हैं? अपना काम करते हुए हुई है ना। डिमांड भी जेन्युइन थी, जंग ख़त्म हुई है, जब बहाली का काम शुरू हुआ है तो उसका हिस्सा था। आप अगर प्रेशर डालेंगे तो आपके कहने पे तो नहीं हुई। आपने दूसरी इनकी डिमांड थी कि चेक पोस्ट। अब चेक पोस्टें वहाँ पे पाक फौज पाकिस्तान की फ़ौज होती है, उसमें हम ये नहीं कहते कि ये इस सूबे का फ़ौजी है, इस सूबे का फ़ौजी है। 6000 हमारी शहादतें हुई हैं सिर्फ इस इन ऑपरेशंस के दौरान। 6000 से ज़्यादा पाक फौज की। वो सारे फौजी किसी एक सूबे के नहीं थे। उसमें कराची का भी जवान था, सियालकोट का भी था, लियारी का भी था, कश्मीर का भी था, बलूचिस्तान का भी था। उसकी फैमिली वहाँ पे नहीं थी। जब उसने खैबर में शहादत दी है या खैबर में उसका बाजू गया है या वो चेक पोस्ट पे खड़ा था और धमाका हो गया था, तो उसने अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए वो वहाँ पे नहीं खड़ा था। लेकिन हिफाजत जो ये सो कॉल्ड पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात करते हैं, किधर थे ये लोग उस वक़्त जब इनके गले कट रहे थे और वहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा था? तो किधर थे ये? मोहसिन दावड़ साहब, अली वज़ीर साहब, मंजूर पश्तीन साहब किधर थे? ज़रा पूछें इनसे। उस वक़्त तो पाक फ़ौज ने जाके दहशतगर्दों से लड़ाई की थी और उनको वहाँ से निकाला था। आज जब हालात ठीक हो गए हैं, जब डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, जब बहाली का काम शुरू हो गया है, तो तहफ़्फ़ुज़ की बात आगे करूँगा, इसके ऊपर मैं आगे जाके बात। तीसरी इनकी डिमांड थी मिसिंग पर्सनस की। ये लिस्ट लेके आए इनिशली 8000 की, 7000 की। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तफसील बताई कि जंग से फारग होकर फिर ये चीज़ें इन पे तवज्जो आती है। उस पर बहुत काम हुआ। हामिद मीर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ बड़ी दफ़ा मैंने शेयर किया। जो लीगल तरीके से जो कमीशन बना, जो डेली बेसिस पे उनकी बातचीत सुनता है, जजेस लगे हुए हैं, वो लिस्ट अभी कम होके नियर 2500 केसेस रह गए हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए। उस सिलसिले में भी मेरा उनसे एक सवाल है, मैं आपसे बात करूँगा। अब ये 3 डिमांड जो हैं, हमने हमेशा कहा जी कि आपकी डिमांडें इनकी नहीं है, ना ही तकलीफ़ें इनकी हैं। डिमांडें और तकलीफ़ें जो हैं उन हमारे पठान भाइयों की हैं जो उस जगह के रहने वाले हैं, दिन रात वहाँ रहते हैं। ये तो वहाँ रहते भी नहीं हैं। और हम फौज से ज़्यादा किसकी ख्वाहिश होगी कि वहाँ पे रेस्टोरेशन हो, डेवलपमेंट हो, रोज़गार वापस आए, लोग वहाँ पे खुश रहें। उनकी प्रॉब्लम जो वहाँ लोकल लोग रह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। मेरे इनसे कुछ सवाल हैं, मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। सिक्योरिटी इदारों के इनसे सवाल हैं। इनकी साइट पे चंदे की तफसील दी गई है जी कि हमारे पास, हम फंड इकट्ठा करते हैं जी, हम दुबई से, सऊदी अरब से, जहाँ भी पठान है, हम उनसे कहते हैं जी पैसे दें, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इनसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है। ज़रा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। आपको ये पहले बताएं कि कितना पैसा है इनके पास और ये रकम कितनी है और कहाँ से आई है। फाइनेंसिस से मुतालिक 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है। पहले मैं उनसे पूछता हूँ, फिर आपके साथ भी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए राह ने इनको कितने पैसे दिए, किस तरीके से पहुंचे और कहां इन्होंने इस्तेमाल किए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, उस साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। 8 मई 2018 को जो जलालाबाद का इंडियन कौंसलेट है, उसने तोरखम पे जो प्रोटेस्ट रैली थी
उसके लिए कितने पैसे दिए और कहाँ हैं वो पैसे और किस तरीके से आए। मोहम्मद इस्माइल बॉन जोंदोन टीवी का पीटीएम से क्या ताल्लुक है ये भी बताएं। और मई 2018 में इंडियन डिप्लोमेट्स ने कितने डॉलर दिए, किस लिए दिए और कैसे आप तक पहुंचे। हवाला हुंडी के जरिए अफगानिस्तान और दुबई से कितना पैसा आ रहा है ये बताएं ज़रा। हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में, सलीम साफ़ी नहीं, हाजी मीर अफगान साफ़ी काबुल में और नसीब ज़ादरान दुबई में, इन दोनों का आप लोगों के साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? 31 मार्च 2019 को अरमान लोनी के चहलम और पेशावर के जलसे के लिए एनडीएस ने आपको कितने पैसे दिए, कैसे आपके पास पहुंचे और कैसे आपने इस्तेमाल किए? ये तो फाइनेंसेस के लिए। ये लर और बर से क्या ताल्लुक है इनका? बात तो 3 डिमांड्स की हो रही थी ना, माइंस की, मिसिंग पर्सनस की और चेक पोस्टों की। लर और बर का नारा कैसे लगता है? इससे क्या ताल्लुक है? और मशल खान टक्कर कनाडा से काबुल क्यों आया है? और पीटीएम से और बलोच जो लैद की पसंद है उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है? इस बात का भी जवाब दें। एसपी ताहिर दावर शहीद होते हैं अफगानिस्तान में। हुकूमत अफगानिस्तान से उनकी डेड बॉडी की वापसी के लिए बातचीत कर रही है और एक प्रोसीजर है। आप किसके उधर बात कर रहे हैं कि हमें डेड देनी है, कबीले के देनी है? यह काम है 2 मुल्कों के दरमियान, यह आपका जाती काम है। क्यों मना किया गया कि यह बॉडी जो है वो हुकूमती नुमाइंदों को नहीं देनी? फिर पाकिस्तान के एमएनए है ना, आपके ऊपर पाकिस्तान का कानून लागू होता है। आप कैसे जबरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जा सकते हैं और साथ लोगों को भी लेके जाएं? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि आप इश्तिहाल कराएं, लोगों को पकड़ें, एक जुलूस बनाएं और कहें जी मैंने आज अफगानिस्तान जाना है, और वहां जाके लोगों को इश्तिहाल दिलाएं? और जो उस इलाके में हुकूमत या फौज के सपोर्ट में बोलता है वो मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? वही बंदा जो फौज की सपोर्ट में बोलता है वो क्यों मारा जाता है वहां पे? टीटीपी का अमीर मुफ्ती नूर वली वो पीटीएम और टीटीएम को कहता जी एक चीज है। टीटीपी आपके हक में क्यों बयान देती है? टीटीपी के खिलाफ तो हमने ऑपरेशन किए, उसके खिलाफ जंग करते हुए हमारे इतने शहरी, इतने फौजी शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, तो उनका और आपका नैरेटिव एक क्यों बनता है? आपके हक में बयान देते हैं। मैंने फाइनेंसेस की बात की, चलें जितना भी फिगर है, आपने आवाज़ उठाई कि वहाँ के लोगों को तकलीफ़ें हैं, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर ही लिया है और वो जायज़ तरीके से भी आपने, चलें जी पूरी दुनिया के लोगों से आपने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो सबसे बेहतर इस्तेमाल तो उसका ये है कि आप जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पैसा लगा के डेवलपमेंट वर्क करें। आप पैसा इकट्ठा करते हैं और जलसा करते हैं कोटा में, जलसा करते हैं लाहौर में, बाहर मुल्क से आप 10-10, 15-15 बंदों को इकट्ठा करा के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाते हैं। तो आप वो पैसा जो आपके पास अभी भी है तो आप क्यों नहीं खर्च करते? कोई अच्छे काम पे खर्च हो जाएगा। और कितने दिन आप अवाम के साथ रहते हैं वहां पे? फिर आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अच्छी बात है, आपका हक है जाना। आप जाके हर उस बंदे से क्यों मिलते हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ बात करता है? कभी किसी ऐसे बंदे से मिले हैं जिसने आपको ये बताने, जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक में बोलता हो? हर वो बंदा जो हमारे खिलाफ बोलता है और वो बाहर ही रहता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं। लोरालाई में अरमान लोनी की उनकी वफात हो गई। 800 बच्चे इम्तहान देने के लिए बैठे थे पुलिस में एंट्री के, उधर दहशतगर्दों ने हमला किया। 10 पुलिस और एफसी के जो जवान थे उसमें शहीद हुए। उनका नमाज जनाजा हुआ। उनका नमाज जनाजा पढ़ने तो नहीं आप गए कि उन्होंने 800 बच्चों की जान बचाई है।
उन 10 का जनाजा आपने नहीं पढ़ा, ना ही अफगानिस्तान में उनके गायबाना नमाज जनाजा हुए। अरमान लोनी जब उसकी वफात हुई तो आपने स्ट्रेट इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इसको तो पुलिस और फौज ने पता नहीं यहाँ पे बट मारा, यहाँ पे ज़ख्म था, वहाँ पे ज़ख्म था। फिर उसका जनाजा पढ़ने के लिए आप जुलूस की शक्ल में इतनी तकलीफ करके वहाँ गए, तो उन फौजियों का भी जनाजा पढ़ देना था। और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आई जो क्लियरली कहती है कि क्रोनिक पेशेंट था हार्ट का और हार्ट फेलियर से उसकी मौत वाक़ई हुई। फिर कोई बात नहीं। अरमान लोनी की जब डेथ होती है तो अफगान प्रेसिडेंट उसके ऊपर स्टेटमेंट देते हैं, उसको आप एक्नॉलेज करते हैं, उसको आप कहते हैं जी कि बहुत मेहरबानी, आपने हमारे बंदे की जो किलिंग की है फौज ने, उसके ऊपर आपका बड़ा शुक्रिया। हमारे वज़ीर आज़म उनको कोई तजवीज़ देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकन्सिलेशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे या अफगानिस्तान की पॉलिसी पे चलेंगे? दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन है, मैंने आपको बताया कि इनके जो डिमांड्स थी उसके ऊपर काम हो रहा है और रियासत की जिम्मेदारी रियासत माँ होती है। आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है, इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब ऑपरेशन नहीं हो रहा था, वट एवर रीजन्स, आपको एक कंसेंसस चाहिए था, तैयारी चाहिए थी, तब ये सब कह रहे थे जी ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करें। अब जब ऑपरेशन हो गया तो कह रहे हैं जी ऑपरेशन क्यों किया? या आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। आप हथियार साथ लें, वाना में फोर्स्ड एंट्री करें और वहां जाकर लोगों को धमकियां दें कि जी जो फौज के हक में बात करेगा उसका घर गिरा देंगे। आपने सुनी ये बातें? तो आप सबसे मेरी बात ये है कि पीटीएम जिन लोगों के प्रॉब्लम्स को बुनियाद बना के काम कर रही है, उन प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया क्या प्रोग्रेस हुई है। हम जो वहाँ की अवाम है उसके लिए हर काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो लोगों के हाथ में खेल रहे हैं, द टाइम इज अप, द टाइम इज अप। लेकिन आर्मी चीफ की जो हिदायत है उस पर पूरा अमल होगा, लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। हर काम कानून के तरीके से होगा और आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। आखिरी बात जो मैं इनसे मुतल्लिक कहना चाहता हूँ, आपने मिसिंग पर्सन की लिस्ट दे दी है, उसके ऊपर प्रोग्रेस भी आपको बता दी। मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट है, ज़रा मुझे एक लिस्ट दें कि जो टीटीपी की मैन पावर अफगानिस्तान में बैठी है, वट एवर स्ट्रेंथ, 2000, 3000, 4000 है ना उनकी मैन पावर, मुझे उनकी लिस्ट दे दें ताकि मैं कंपेयर कर लूं कि जो मिसिंग पर्सन की आपने लिस्ट हमें दी है उनमें से कोई बंदा उसमें शामिल नहीं है। और फिर जितनी भी उनकी तादाद है अफगानिस्तान में टीटीपी के फ्लैग के नीचे, फिर हम ढूंढेंगे कि जो बाकी मिसिंग पर्सन हैं वो कहाँ गए हैं। उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी तंजीमें हैं जो बहुत सारी जगहों पर लड़ाई हो रही है और उसमें दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल हैं, उनकी भी लिस्टें ला दें। सिर्फ पाकिस्तानियों की अगर हैं, हो सकता कोई भी ना हो सकता कुछ हो, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपके चूंकि बड़े रिसोर्सेज हैं, वो लिस्टें मुझे पेश कर दें ताकि हम अपने मिसिंग पर्सनस को ढूंढने में कामयाब हो जाएं। मेरी पश्तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूंकि जो हमारे पठान भाई हैं बहुत सारे कुछ को कम उर्दू समझ आती है, मैं थोड़ा सा पैगाम उनके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पमा ग्रानो कदर मनो पुख्तानो जमा ख्वाइंदा मैंदो मशरानो आओ कुशरानो टोलो अव्वल दा जड़ा दमैनी न तसो टोलो तसलाम कवल ग्वाडम
ज़बतौर पाक फौज दा नुमाइंदा बहैसियत तासो टोलो ता सिर्फ यो पैगाम दरकवल वाड़म हागा दचे पाक फौज तासो दे संगाचे दा मुल्क पाकिस्तान जमोंग दा टोलो यो शान दे का पाकिस्तान खुशहाला आओ आबाद भी नो मोंग टोल बाशमूल पुख्ताना बाहुम आबाद भी आओ का खुदाई माका पाकिस्तान ता सोप नुकसान रसावी नोहागा दा टोल पाकिस्तान बाशमूल पुख्तानो नुकसान दे तासो ता पता दे जैसा खलक तासो दा बल पावे ना दा पाकिस्तान आओ दा दे इदारों खिलाफ कवल गवाड़ी ज़्यादा वेल गवाड़म चे मुमलकत पाकिस्तान तास्तासो दा कुर्बानो बिल्कुल एहसास था आओ पद सिलसिला के शपा औरस मसलसल कोशिश कभी जैस्तासो तकलीफूना ख़त्म की आओ ज़ातासो ला तसल्ली दर कवल गवाड़म चे पाक फौज बहागा व ख़ता पोरे पे आराम ना कीनी सौ पूरे चैस्तासो मसले ना दी ख़त्म शवी खौमुंग स्तासो न हम हीला लरो चेतासो बाददवई खबारों के नाराज़ी बल्कि दादा से मुल्क खिलाफ कुव्वतों मख निवे बाकवई आओ द पाकिस्तान मजबूत कवालो के बाखपला हिस्सा अचवई। थैंक यू वेरी मच। मैंने आज बहुत लंबी बातें की हैं, इतना मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़े सवाल लूँगा आज ताकि आपसे बातचीत हो सके। जी Sir, thank you very much for very illuminating talk. मेरे दो issues जो है, although you were talking about PTM right now, but I had a question regarding law and order situation in the country. आपने ख़ास तौर पे बात की दहशतगर्दी की, और अभी रिसेंटली कुछ फिनोमेना ऐसा हुआ है जिसके अंदर दाइश का नाम हमारे पूरे खित्ते में आ रहा है। और सवाल ये बनता है कि पहले तो हमने कहा था कि दाइश जो है वो हमारे रीजन में नहीं है, कम अज़ कम मुल्क में नहीं है, लेकिन अब जो है श्रीलंका में भी नाम आया, पाकिस्तान में भी, और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब भी आज कह रहे थे कि जो है ग़ालिबन दाइश इलाके में है और उसका ख़तरा हो सकता है। दूसरा सर, गोल्डस्मिथ लाइन के ऊपर ख़ास तौर पे पाकिस्तान और ईरान के जो बॉर्डर है उसके कंसर्न में मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की वहाँ जाके, और क्योंकि और मारा भी हो चुका है, इस तरह के और वाक़यात हैं, तो ये जो मोडालिटीज़ हैं ज़रा उसको भी एक्सपैंड कर देंगे, बता देंगे कि रैपिड रिएक्शन फोर्स है, क्या है, कैसे होगा। थैंक यू। देखिए, मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में बिल्कुल टेररिस्ट की या टेररिज्म की मौजूदगी नहीं है तो दिस विल बी रॉन्ग। अभी हमने बहुत काम करना है। अब पाकिस्तान का अंदर मैंने पूरी आपको तफसील बताई कि पाक अफगान बॉर्डर पे इनकी सेंचुरीज थी, ट्रेनिंग कैंप्स थे, वो हमने बड़ी मेहनत से ख़राब कर दिए। 2.7 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में, अगर 1% भी इनके फैसिलिटेटर बैटर्स हों और किसी भी तंजीम के साथ मिलना चाहें, नर्सरी उनको अवेलेबल है, तो एक तो यह है कि उनकी वापसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जितनी दहशतगर्द तंजीमों को फर्स्ट ईयर को लेट से आपने मार दिया, एलिमिनेट कर दिया, वो अफगानिस्तान चले गए, उनके कुछ ना कुछ ट्रेसेस सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जो कि फैसिलिटेटर के रूप में थे या बैटर्स के रूप में थे, इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन वो माफ़ करके किसी अफगान रेफ्यूजी कैंप में हों या किसी और मेनलैंड पाकिस्तान में हों, वो एक तंजीम से बैंड वैगन चेंज करके दूसरे में चले जाएं। कल तक वो टीटीपी के लिए नाम बोलता था, आज वो केजी में ISIS का बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ISIS का पाकिस्तान में वजूद आ गया है। बैंड वैगन ये दे कीप स्विचिंग एट टैक्टिकल लेवल। तो पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कोशिश है कि कोई ऐसा सेटअप इनका ऑर्गेनाइज इस्टेब्लिश ना हो सके, और इंशाल्लाह नाम होने देंगे। और इनके जो फैसिलिटेटर बैटर्स हैं रद्दुल फसाद के ज़रिए मैंने आपको बताया कि उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं। यस, श्रीलंका में हुआ है, उसका लिंकेज निकला है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत शोर करते थे ये कि जी पाकिस्तान
पाकिस्तान कहीं धमाका होता था, हम सोचते थे कि पाकिस्तान ना आ जाए, तो अब तो आपकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं और आइंदा और भी सबूत मिलेंगे, उसका जवाब देंगे। ईरान के बारे में आपने बात की, मैंने आपसे पहले भी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यू कैन नॉट इक्वेट पाक अफगान बॉर्डर विद पाक ईरान बॉर्डर। अफगानिस्तान की एक 40 साल की हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी जंग हुई है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्विच हुई, उधर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी, 20 साल लगा के आपने अमन किया है, अभी फेंस लगा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। 909 किलोमीटर की हमारी ईरान के साथ बॉर्डर है और ये एक फ्रेंडली बॉर्डर है, बल्कि जब आर्मी चीफ वहाँ गए थे तो वो बॉर्डर ऑफ पीस का नाम दिया ईरानी प्रेसिडेंट ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से जब मुलाकात हुई थी। अब जब उस 909 किलोमीटर बॉर्डर के ऊपर आपकी सिक्योरिटी की प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि ख़तरा नहीं है, आपकी फेंस नहीं है वहाँ पे, तो जब आपने पाक अफगान बॉर्डर को मुकम्मल सील करने की कोशिश शुरू कर दी, तो वो ट्राइवर्स करके बाज़-औक़ात ज़ोब के इलाके से भी अंदर आते रहे। तो अब हम उस बॉर्डर को भी बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, जॉइंटनेस की बात नहीं कर रहे, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन के लिए ऐसा मैकेनिज़्म इन प्लेस कर रहे हैं कि कहीं पे फेंस होगी, कहीं पे पोस्ट होगी, जिनके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन होगी, ताकि वो दहशतगर्द जो मे भी अफगानिस्तान को अभी पाक अफगान बॉर्डर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो ट्रेवर्स करके ये बॉर्डर इस्तेमाल कर लें। तो जब आपकी प्रेजेंस नहीं होती और वहाँ पे दहशतगर्द उस बॉर्डर को पोरस होने की वजह से, फ्री होने की वजह से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी हो गए हैं, कॉपरेशन भी चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाक ईरान बॉर्डर जैसा कि प्लेज किया गया है कि इट विल बी बॉर्डर ऑफ पीस, वैसा रहेगा। दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई ऐसा इशू नहीं है जी कि यहाँ से दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड हो रही है। जी थैंक यू। जी आमिद मिर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने 2 सवाल करने हैं, लेकिन पहले एक शुक्रिया अदा करना, क्योंकि शुक्रिया का ताल्लुक सवाल के साथ है। जी शुक्रिया मैंने आपका ये अदा करना है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी और जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे, वो ये बात ज़ोर दे के कहते थे कि अगर 1971 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होता तो शायद पाकिस्तान जो है वो ना टूटता। तो आज आपने बड़े खुले अल्फाज में वो जो एक हमारा नैरेटिव था उसको आपने इंडोर्स किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुले अल्फाज में। मैं तो क्योंकि सॉरी दरमियान में बात हो रही है, मैं अपने मीडिया का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। SDGISPR, आई एम टेलिंग, स्पीकिंग माई हार्ट आउट। लोग कहते हैं कि मीडिया पे शायद DGISPR या फौज ही सारा कंट्रोल करती है, और मैं यहाँ खड़े होकर बड़ी दफ़ा कहा है, आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं। क्या कोई कह दे, कोई एंकर, कि जी ये बात करने से मना किया गया, ये बात करने के लिए कहा गया है, डिस्कशन ज़रूर होती है। मैं आपको अपना लॉजिक दे दूंगा, अगर आप उससे कन्विंस होते हैं तो प्लीज़ बात करें। जी थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करके कि आपने कहा कि अगर 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो पाकिस्तान ना टूटता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप वही बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज और हम अरसा दराज से कह रहे हैं। तो इसके साथ शुक्रिया के साथ सवाल अब मेरा ये है कि ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं PTM वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है, बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो PTM की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएँ, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DGISPR जो है वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। क्योंकि जिस आपने धरने का जिक्र किया इस्लामाबाद वाले PTM के धरने का, पिछले साल वाला, जिसमें आपने कहा कि रॉ ने उसकी फंडिंग की थी, तो उस धरने में तो मैं भी गया था और इमरान खान साहब भी गए थे, और मंजूर पश्तीन साहब ने ही मुझे भी और इमरान खान साहब को बुलाया था, और हम तो नकीबुल्लाह महसूद के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पहला सवाल ये है जी, मैं पहले का जवाब दे दूं, मुझे भूल जाएंगे जवाब। दूसरा मैं छोटा सा है जो आपने शुरू में कहा कि जो नौशहरा में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और आप इंडिया से पूछ रहे हैं, जरा बताएं वहां पे कौन कौन मौजूद था। ठीक, तो क्या ये दुरुस्त है कि वहां पे इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे? ठीक, थैंक यू आमिद मीर साहब। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है।
हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फ़र्ज समझ के लड़ते हैं। कुछ ज़ाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं। मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो ज़रा टीटीपी के कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें। और इस पर बात पे काम भी बहुत हो रहा है। पीटीएम के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता होता आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट क्रॉस द लाइंस। आप लाइन क्रॉस करेंगे तो आएंगे। जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन एमएनएस की ट्वीट्स उठा के देख लें। क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत। मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। आप मीडिया पे डिबेट, उस पर भी मेरी आपसे जवाबी रिक्वेस्ट है। आज बात लंबी हो रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी हो गई है। मेरी मीडिया के तमाम एंकर से बातचीत होती है, उनके मीडिया ओनर से भी बात होती है। आज मैं खुल के अवाम के सामने आपसे बात करता हूँ। मैंने मीडिया की तारीफ की है और मैं दिल से मीडिया के साथ हूँ। मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, इससे भी बेहतर रोल हो सकता है। मैंने इन सब से बात की कि आप 7 डेज अ वीक शोज करते हैं, एक दिन मुझे दे दें। आप 6 डेज अ वीक शो करें, कंटेम्प्रेरी करंट इशू पे, जिस पे मर्जी करें आप। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 43 न्यूज चैनल्स, एंकर्स, गेस्ट एक ही मौजू पे बात, आप कोई भी लगा लें। मैंने कहा एक दिन मुझे दे दें, मैं टॉपिक सजेस्ट करता हूं, उस टॉपिक पे आप बात करें। गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं। मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस जेहन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज़ आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। आज तक नहीं हुआ। तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे। और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है। ट्राई करें इसे। प्रॉब्लम तो सबको पता है। 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सोल्यूशन बताएं ना। इकोनॉमी सीधी करनी है, सोल्यूशन बताएं। और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है। जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है। एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए। सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही कांट स्पीक। उसका स्पोक्स पर्सन भी यहाँ खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूं। मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं। मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट। और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है। प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस,
बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, गाइड अस। ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी ज़ुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस ज़मीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए? किस तरीके से आप कह सकते हैं? ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी चीफ बना के देंगे। चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछिएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, जो शुक्रिया की रवायत चाली पड़ी है, अहमद मीर साहब ने शुक्रिया अदा सवाल किया। पूछिए। शुक्रिया तो वसीम। नहीं, शुक्रिया अदा करने के बगैर काम आगे नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान का हम तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सलमियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने जो काम किया है वो कमाल का ही काम किया है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आप पहले हिस्से में कुछ बातें कर गए थे कि मीडिया पे भी आप खुश हैं, सियासतदानों पे भी खुश हैं, हर एरियाज ने बड़ी मदद की पिछले एपिसोड में। लेकिन एक्चुअली ये जितने काम हैं, जितने एरियाज हैं, ये एड्रेस उस वक्त हो सकते हैं जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकानमी तौर पे मजबूत नहीं होगा। डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं, और ये इकानमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हों, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। वो मुल्क में अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी तो इकानमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे। इसका क्या जी देखें, ये इसमें सवाल तो कोई नहीं है, इसमें सजेशन ही है जी। फौज का काम है जी, फौज का काम है आपको वो एनवायरनमेंट मुहैया करना जिसमें इकानमी प्रोग्रेस कर सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी फौज ने बहुत बेहतरी ला दी है। अब जो काम बाकियों के करने के हैं वो बाकियों ने करने हैं इंशाल्लाह जी। ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just Okay, asked I'll the request question. you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated, and millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high What is time the that question? Pakistan Army Please ask the employs question. this unemployed youth which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs? Isn't it high time, sir? ओके, थैंक यू। प्लीज जी, फ्रीगा सवाल पूछिए। Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. पहले ही हमें काफ़ी constraints हैं economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, उनको भी मैंने ये बात कही थी, and I'm asking you the same question कि PTM को इतनी ज़्यादा पजीराई मिलने की या थोड़ी बहुत जो भी है, बहुत बड़ी वजह ये है कि the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The plans, the information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said कि if it's a Modi government, so Pakistan India के ताल्लुकात कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. Do you think that's a possibility, considering Modi ने अपना नाम ही चौकीदार रखा है, and the whole campaign is based anti-Pakistan? इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रैंकली मेरा जवाब इस पे बनता नहीं है, लेकिन टेकिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है। इलेक्शन की एनवायरनमेंट में आप देखें वो इतने मतलब मजाक वाले बयानात भी दे देते हैं बाज़-औक़ात, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका एक लोकल ऑडियंस है, उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन ख़त्म हो जाए, अगर उनका रवैया यही रहा तो हमारा रवैया भी डिफरेंट होगा। बट वी आर फीलिंग कि वो थोड़ा इलेक्शन कैंपेन की कंपल्शन में कुछ ओवर शूटिंग कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। हमारे जितने सेफगार्ड वगैरह थे वो हैं, अगर इलेक्शंस के बाद वन वुड सी के इलेक्शन के बाद ये कैसे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक लास्ट 2 क्वेश्चंस।
Yeah, please sit down. Answer the question. Mr. Ejaz, please. Mr. Ejaz, please. Mr. Ejaz. जज साहब आपने बात की मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग की, जो हमारे आलमी दोस्त हैं, आलमी क़ुव्वतें हैं जो इस हवाले से कंसर्न्स रखते थे, क्या उनको एतमाद में लिया गया है कि किस तरह से उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी? दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर जो अपने आप को लेफ़्ट ऑफ द सेंटर कहती हैं, वो बात कर रही हैं मेन स्ट्रीमिंग जो कलदम तंजीमें थी उनकी, जैश ए मोहम्मद और हाफिज़ सईद साहब का नाम लिया जाता है, उस हवाले से क्या पॉलिसी है? और तीसरा ये कि आपने PTM के ख़िलाफ़ इंडिकेट किया है कार्रवाई का, ये कार्रवाई किस किस्म की होगी? क्या हम कोई सेडिशन केसेस देखेंगे अगले दिनों में? जी, जहाँ तक पहले तो आपने पॉइंट बताए हैं उसके लिए मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस पर सारी तफसील से चीज़ें बताई हैं। इसके बाद जब मैं ऑफ एयर होता हूँ तो इस पर फर्दर मैं आपको तफसील बता दूंगा। PTM से मैंने सवाल पूछे। मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ ने पहले दिन से हिदायत की है कि जो ये यूथ है जिनके कंधों पे खड़े होकर ये काम कर रहे हैं, उनका ना कोई कसूर है, ना उनके साथ कोई गलत किसी किस्म की कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो मैंने सवालात पूछे हैं, इस पे कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इसके ऊपर भी कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे। फौज बहुत, वी हैव लर्न थ्रू अ वेरी हार्ड वे लास्ट 20 ईयर्स, जिस आग से निकल के ये फौज कुंदन बनी है, अब हमारी स्किन भी थिक है, हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता है। हम हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क और इस मुल्क की अवाम की सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज़रूरी है, ख्वाह कुछ भी हो। Thank you very much. Last question, gentlemen, then I'll... Okay, Safi साहब, last question, and then please keep sitting, I'll talk to you. जैसे साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह KP गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए। तो आज आपने जो अनाउंस किया है, तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले? दूसरा, कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट ख़ुद जो इक़दामात कर रही है उससे भी PTM के नैरेटिव को तक़वियत इसलिए मिल रही है कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावणवार वो क्यों आज़ाद फिर रहा है? SP दावड़ कहाँ से, कैसे उसकी यहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए-नाम इन्वेस्टिगेशन भी वज़ीर दाखिला ने फ्लोर पर ऐलान किया था, आज तक रती बर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का FIR क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें। देखें, पहले बात तो ये कोई ऐलान जंग नहीं है, कोई ऐलान जंग नहीं है। उनसे 4-5 सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद देम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद देम। आपको पता है सारी बातों का। इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियां। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा KP के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हलके में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहां बैठा हूं, ये मसले हैं, ये यहां हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं। अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो वाई डोंट ये लोकल क्यों नहीं बैठते? इनका हल्का है, मैं गया हूं उस हल्के में और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है। इनके हल्के के लोगों ने, फ्रिया भी थी, इनके हल्के के लोगों ने कहा जी हमने तो कभी देखा ही नहीं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों का वहां बैठ के फैसला करे। मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई 3 बातों से रॉन वार आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहां खड़ा होता हूं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी PTM बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो रॉन वार उनका था। ऐसे नहीं होता। चीजों को
जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। वट यू सी डिपेंड्स फ्रॉम वेयर यू आर सीइंग इट। मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नज़र आ रहा है। मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूँ। 3 मसले हैं, 10 हो सकते हैं। जहां के मसले हैं वही हल होने हैं ना। हल किसने करने हैं? हुकूमत ने। और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के और डिसीजन पॉइंट्स पे बैठे हैं। और किसने ख्याल करना है? इनका मोदी ने आके ख्याल करना है। आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये काम चाहिए, भेजें अपना मिनिस्टर। मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता। आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए। पकड़े उनसे पैसे, आपके बड़े हैं, उनको जी आए इन पैसों से अगले साल नालियां बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं। ठीक है जी, तो करें एंगेज, उनसे कहें तमाम कमेटी में हर बंदे से एंगेज करें, लेकिन आइन और कानून की फिर पाबंदी करें। आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर पेशेंट हियरिंग, और इंशाल्लाह इसके ऊपर जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से भारत की DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान का हिम्मत, हौसला और रवैया सबने देखा, लेकिन आज सबने इंडिया के झूठ भी देखे। अनगिनत झूठ बोले गए। आज पाकिस्तान की फौज और मीडिया फुली ट्रेंड है। ये 1971 का पाकिस्तान नहीं। अगर भारत का दिल है तो आजमा कर देख ले। 9/11 के बाद पाकिस्तान में हमने दहशतगर्दी देखी, लेकिन हमने शुरू से ही ऑपरेशन और सीरियस बेसिस पर कार्रवाइयां शुरू कर दी थी, और आज अपनी मेहनत के बिना पर हम कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम मौजूद नहीं है। एक लंबा और कठिन सफर हमने हिम्मत से पूरा किया है। अवाम और फोर्सेज ने बड़ी कीमत अदा की, कुर्बानियां दी और माशी नुकसान भी उठाया। एजुकेशन लेवल को बेहतर बनाने के लिए स्कूल्स के साथ साथ मदरसा सिस्टम को भी फाल और मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि मदरसों के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इन पर सुपरवाइज करने के लिए कोई हुकूमती शख्सियत तैनात की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि PTM के साथ सबसे पहले मेरी बात हुई थी और कबायली इलाके लड़ाई से मुतासिर रहे हैं। आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक उनसे कहा गया था कि इनसे नरमी के साथ बात की जाए। PTM के लिए वक्त खत्म हो गया। पाक फौज का PTM के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान पाक फौज DGISPR का कहना है कि PTM वाले लोगों को वरगला रहे हैं। बताया जाए भारत ने उन्हें कितना पैसा दिया। पाक फौज का PTM के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। PTM के लिए वक्त खत्म हो